हेलो गाइस, आई एम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ह्यूमन इवोल्यूशन के तहत हम कैसे कैसे मानव विकास की ओर बढ़ते गए। मानव विकास हमारा कैसे एक प्रोसेस के थ्रू आगे इवॉल्व होता गया। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में हम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कैसे ऑस्ट्रेलोपेथिकस आगे चल के होमोसेपियंस बने, लेकिन वहाँ मैंने एक इन शॉर्ट आपको एक रफ आइडिया दे दिया था कि कपी थे, फिर वो रामापेथिकस अफ्रीका से जो स्पीशीज आई थी वो आगे चल के ऑस्ट्रेलोपेथिकस से होमोसेपियंस बने थे। बट नाउ में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड पे ये जो पॉइंट्स है, अब मैं इसको समझाने वाला हूँ। प्री हिस्टोरिक हमने पढ़ा था, जो ट्राइपेट्राइट डिवीजन के तहत जो पहला जो हमको पार्टीशन अब पढ़ना है, पहला जो विभाजीकरण पढ़ना है हमको, वो है ये वाला प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक का जो ड्यूरेशन है, जो काल है, जो एरा, जिस 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 काल को, जिस पीरियड को, जिस ड्यूरेशन को हम प्री हिस्टोरिक के अंदर रखते हैं, वो है 30 लाख वर्ष पूर्व से 600 वर्ष पूर्व तक, मतलब 30 लाख बीसी टू 600 बीसी तक। अब ह्यूमन इवोल्यूशन की हम जब बात करते हैं, मानव विकास की जब हम बात करते हैं, तो मानव विकास में एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा मानव विकास का है, इसका एक बेस जो है, इसका जो ओरिजिन है, वो अफ्रीका से चालू हुआ है। तो अफ्रीका से चालू हुआ है, तो उसे अफ्रीका को बेसिकली क्या कहा जाता है? होमलैंड ऑफ ह्यूमन। होमलैंड ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। तो अब वहां पे जो मानव उत्पत्ति हुई है वो वहां से हुई है, इसीलिए उस जगह को, अफ्रीका को, क्या कहा जाता है? द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। क्या कहा जाता है? मानव विकास का, सॉरी, मानव जाति का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव जाति का पालना कहा जाता है, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। बेसिकली चार तरह से, चार हायरार्की के थ्रू ये प्रोसेस आगे बढ़ती गई मानव विकास की। पहली हम जब बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकन्स की बात करते हैं, जो लगभग 5,000 वर्ष, सॉरी 50 लाख वर्ष पूर्व से 30 लाख वर्ष पूर्व तक, यानी कि 50 लाख बीसी से 30 लाख बीसी अप्रॉक्स, इस ड्यूरेशन में हम माना जाता है। जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ऑस्ट्रेलोपेथिकस, अब इसके अंदर हम जब बात करते हैं तो चार तरह से बात करेंगे: ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो इरेक्टस और होमो नेंडरथल, और एक और आता है होमोसेपियंस। तो अब जब हम ऑस्ट्रेलोपेथिकस की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलोपेथिकस में क्या आता है? हम ह्यूमन, जो मानव का सबसे पूर्वज पार्ट जो है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें जो पुरातात्विक सोर्स जो मिले हमको, वो सिर्फ अफ्रीका में मिले, जबकि बाकी तीन में जो नीचे हमको मिलेंगे, जो सेकंड आ गया होमो इरेक्टस और होमो नेंदरथल, इसमें हमको जो सोर्स मिलेंगे, जो आर्कियोलॉजिकल, जो पुरातात्विक स्थान जो हमको पाए जाएंगे, वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो पहला हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस। इसमें इसमें एक तो कुछ चीजें जो हमको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपैथिकस वाले टेनवर में हमको दो चीज मिली। एक तो चाइल्ड स्कल मिला, एक बच्चे का जो बच्चे की खोपड़ी या बच्चे का कंकाल, खोपड़ी का जो बोलते हैं हिस्सा, वो मिला। एक हमको फीमेल स्कल मिला, फीमेल स्केलेटन मिला, सॉरी, जिसे हम बोलते हैं लकी। और इसी लकी को मदर ऑफ मैन कहा जाता है। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि लकी, जो एक फीमेल स्केलेटन जो सबसे पहली बार मिला था ऑस्ट्रेलोपेथिकस में, वो, उसे मदर ऑफ मैन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम बता चुके हैं पहले ही कि ये सिर्फ अफ्रीका में पाया गया। स्पेशल फीचर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग जो इंसानों के पास हाथ तो थे, लेकिन वो उसका सही उपयोग करना नहीं जानते थे ऑस्ट्रेलोपेथिकस में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं होमो इरेक्टस में। होमो इरेक्टस बेसिकली जो
अब ऐसा कि अगर हम फिगर पे जाएं तो बेसिकली कुबड़ निकली हुई, जैसे बंदर के जैसा थोड़ा सा हमारा वो फिजिक था हमारा, और थोड़ा स्ट्रेट चलने लगे। फिर जो हम लूसेंट वगैरह में हम किताब में देखते हैं कि हाथ में एक लाठी हो गई, और हम थोड़ा सा एक वेल मैनर ह्यूमन बींग की ओर प्रोसीड करते चले गए। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन इरेक्टस में बेसिकली क्या हुआ कि 30 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो इसके अंदर आता है। इसमें इसमें भी हमको एक स्कल मिला, एक स्कल मिला, फीमेल स्कल, जो जिसे हम बोलते हैं हथनोरा, जो कि नर्मदा वैले, नर्मदा घाटी के उत्तरी तट पर, नर्मदा वैले के नॉर्दर्न बैंक पे, नर्मदा रिवर के जो होशंगाबाद जिले, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश में निकलती है नर्मदा रिवर, वहां पर यह स्कल पाया गया, हथनोरा, याद रखना हथनोरा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पहली बार आग का आविष्कार हुआ, आग, डिस्कवरी ऑफ फायर, होमो इरेक्टस में डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ, ठीक। बताया जैसा कि मैंने कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाया जाता है। थर्ड नंबर पे हम जाते हैं होमो नेंडरथल। अब होमो नेंडरथल इसको क्यों बोलते हैं? होमो नेंडरथल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जर्मन में एक नेंडर वैली होती है। जर्मन में क्या है? नेंडर वैली है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है होमो नेंडरथल, ठीक है। सेम प्रोसेस, सेम चीज, बस यहाँ पे इंसान दफन करना सीख गया था। कुछ मतलब जो डेड बॉडीज होती थी, अगर इंसान का मृत्यु हो जाती थी तो उसमें वो दफन करने का जो कंसेप्ट आया था वो यहाँ से आना चालू हो गया था, 1 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। फिर होमोसेपियन जो बोलते हैं हम, होमोसेपियन जो लास्ट वाला पॉइंट है, 40,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पढ़ रहे हैं लास्ट वाला, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें बेसिकली 3 प्रजाति अलग से, जो हम पहले पढ़ चुके, मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, ये कॉकेसॉइड, मंगलोइड और नेग्रोइड, ये इसमें स्पीशीज प्रजाति के लोग या आए आगे चल के, ठीक है। और यहाँ से एक्सपांड हुआ कि पूरी पृथ्वी पे होमोसेपियंस का विस्तार हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि 2 थ्योरी चलती है साहब। कौन सी 2 थ्योरी चलती है? कि यूनिटरी थ्योरी चलती है, एक यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी और एक पैरेलल ओरिजिन थ्योरी चलती है। अब हम जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी है। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमने होमो इरेक्टस अभी क्लासिफिकेशन में पढ़ा, ये होमो इरेक्टस क्या हुआ, ये होमो इरेक्टस का, ये जो होमो इरेक्टस है, ये कहीं भी एक जगह पाए गए और ये माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाते गए, तो इस तरह से इनका विस्तार हुआ ह्यूमन इवोल्यूशन के तहत। मतलब मानव विकास ऐसे हुआ कि होमो इरेक्टस आए तो सही, अफ्रीका से आए तो सही, लेकिन ये माइग्रेट होते होते इधर उधर जाते गए और इस तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। ये कहती है यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी। और पैरेलल ओरिजिन थ्योरी ये कहती है कि नहीं, हर जगह एक साथ ह्यूमन इरेक्टस जन्मे और इस तरह से उनका विस्तार हुआ। तो एक्सेप्टेबल तो यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिथिक एज। अब लिथिक एज, अब हम इधर आ गए हैं, बिल्कुल इधर स्टोन एज पे आ गए। ये वाला जो स्टोन एज है, इस पे आ गए हम, ठीक है। अब स्टोन एज के 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, और इसके अंदर हम फर्दर पॉइंट्स को डिस्कस करते चले जाएंगे। ये पॉइंट्स भी पैलियोलिथिक के अंदर आएगा, ठीक है। अब पहला हम पढ़ रहे हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पढ़ने से पहले हम स्टोन एज को समझ लेते हैं। स्टोन एज क्या होती है, कि क्या होता है। देखो, लिथिक एक जर्मन, एक ग्रीक वर्ड है, सॉरी, एक ग्रीक वर्ड है। इसमें लिथिक बेसिकली रिफर्स टू पाषाण, पत्थर से बेसिकली सब कुछ करता धरता इसमें पत्थर ही था, पाषाण थे, ठीक है। तो पूरा जो सोर्स था, मतलब जीविका का जो एक साधन था, वो पत्थर था। मतलब इंसान जो होमोसेपियंस थे, वो अपना खाने का इंतजाम, रहने का लाइफस्टाइल, मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंसी उनकी पत्थर पे थी, इसलिए इसको स्टोन कहा जाता है। स्टोन बेसिकली लिथिक एज इसलिए कहा जाता है इसको, लिथिक एज, ठीक है। अब लिथिक एज 3 क्लासिफिकेशन दिए हैं, जो हम एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन मानते हैं, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक,
मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पैलियोलिथिक की जब हम बात करते हैं तो 30 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, 30 लाख बीसी से 10 लाख बीसी तक का जो टाइम है, सॉरी वहां पर गलत लिखा हुआ है, वहां पे 10,000 लिखा है लेकिन इसको आप 10 लाख कर लीजिएगा। ओके, सॉरी 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 सॉरी, सही लिखा है, सही लिखा है, 10,000 बीसी ही आएगा वहां पर। इसके बाद मेसोलिथिक में 9,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक आएगा। नियोलिथिक में 7,000 बीसी से 1,000 बीसी तक आएगा। इसके बाद पैलियोलिथिक को पढ़ने से पहले हम दो लोगों के बारे में जानना चाहिए हमें। एक रॉबर्ट ब्रूस करके थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं या जियोलॉजिस्ट कह सकते हैं उनको हम बेसिकली। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सर्वे किया, जियोलॉजिकल सर्वे किया 1851 में। 1851 में उन्होंने सर्वे किया और उसमें उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम हैंड एक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं, उसको खोजा। कहाँ खोजा? पल्लावरम चिंगलपुत जिला एक आता है तमिलनाडु में, वहां पर उन्होंने खोजा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर उन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के फादर भी कहा जाता है उनको। तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी रॉबर्ट ब्रूस के बारे में, उन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है। पुरातात्विक प्राग ऐतिहासिक के पितामह कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस को। अब अगला नाम इसमें आता है अरुण सोकिया। अरुण सोकिया जी का नाम आता है, जो अभी हमने पढ़ा था कि हथनोरा के बारे में पढ़ा था, जो नर्मदा वैली में हमको मिली थी, होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वो इनकी डिस्कवरी, बेसिकली वहां पे हमको वुमेन स्कल मिला था, महिला का एक स्कल मिला था, कंकाल मिला था वहां पर। ठीक है, इसके बाद अब हमें पढ़ना है कि लाइफ स्टाइल कैसी थी। मतलब पैलियोलिथिक पीरियड तो हमने जान लिया कि इसमें ये दो जियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, इनका योगदान था। लेकिन अब हम ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं आप, फूड, क्लोथ्स, ड्वेलिंग, डिस्पोजल, ठीक है, इसके ये 4 पॉइंट्स पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो पैलियोलिथिक पीरियड में जब हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है फूड के मामले में। अगर हम बात करें पैलियोलिथिक पीरियड में क्या रहता था कि वहां के लोग कुछ भी चीज खाने में पकाना नहीं जानते थे। मतलब बेसिकली वो कुक नहीं, मतलब खाना को पकाते नहीं थे। जो मीट रहता था, फ्रूट इन पे डिपेंड थे, वो मीट फ्रूट इन पे डिपेंड थे, वो कभी खाने को पकाने के बारे में नहीं सोचते थे। ठीक है, और यहाँ पे फैमिलियर नहीं थे। मतलब अगर हम इस तरह से क्लासिफिकेशन की बात करें तो आग का इन्वेंशन भले ही हो गया था, लेकिन वो पकाना नहीं जानते थे बेसिकली। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ता गया पैलियोलिथिक का, अब उन्हें जैसे बात करें हम कि 2 पत्थर है, उन्होंने अचानक से सडनली उसे स्ट्राइक किया, स्पार्क निकला, चिंगारी निकली, तो उन्होंने खोज करी कि भैया फायर का, उस तरह से जो फायर का इन्वेंशन हुआ वो इस तरह से हुआ, ये हम जानते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट की हम बात करें कवरिंग ऑफ क्लोथ्स या क्लोथ्स की बात करें, तो मॉनसून हो या बारिश का मौसम हो, तो उस टाइम पे या नॉर्मली अगर बात करें तो वो लोग क्या करते थे, जो पत्ते होते थे, पेड़ के पत्ते या छाल होती थी, वो जानवरों को भी उसी से कवर करके रैप करते थे और खुद भी वही पहनते थे, उसी के कपड़े। ठीक है, बॉडी को खुद को ऐसे कवर करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है ड्वेलिंग बोल सकते हैं हम, आवास, रहने का। उनका जो रहने की जगह थी वो बेसिकली कहीं एक जगह रह के एक जगह स्टे नहीं करते थे, वो एक बंजारे थे, वॉन्डरर थे। क्या थे? वॉन्डरर थे, बंजारे थे, मतलब घूमते रहते थे पूरी हर जगह, गुफाओं में, कहीं गुफाओं में रुक गए, कहीं जंगल में रुक गए। ठीक है, इसी तरह घूमते घूमते ही वो कहाँ पहुंचे थे? भीमबेटका की गुफा में पहुंचे थे, जहां पर पेंटिंग्स वगैरह पाई जाती हैं। हमने देखी है, हम पढ़ते हैं एमपी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्टैटिक डेटा में हम इस चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे हम।
चलिए, इसके बाद फूड की बात करें, कंज्यूमर की बात करें, फूड कंप्यूटर, ये बेसिकली पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड थे, पूरी तरह से डिपेंडेंट ऑन नेचर थे। ये फूड को, ये यहाँ के जो पेलियोलिथिक पीरियड थे, ये फूड की तरह थे, फूड को मतलब इकट्ठा करने वाले, खाने को इकट्ठा करते थे, मतलब ये एक तरह से जुगाड़ पे डिपेंड थे, मतलब जो मिल जाए, शिकार तो करते ही थे। पेलियोलिथिक में भी शिकार हुआ, मोनोलिथिक में भी शिकार हुआ, मेसोलिथिक में, पर यहाँ पे शिकार करते थे और ये पूरी तरह से इकट्ठा करते थे जो भी चीजें, खाने पीने की चीजें। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जो आप इधर देख पा रहे हैं पेलियोलिथिक के क्लासिफिकेशन, ये वाले, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक। तो जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं लोअर पेलियोलिथिक। लोअर पेलियोलिथिक में देखो ऐसा है कि हम बात करें अगर, तो सबसे पहले हैंडेक्स आया, लोअर पेलियोलिथिक की बात कर रहे थे हम। तो लोअर पेलियोलिथिक में यहाँ पे अलग अलग, जैसे हैंड एक्स हो गया, चोपर हो गया, ठीक है, हैंड एक्स हो गया, चोपर हो गया, क्लीवर्स हो गए, स्क्रैपर्स हो गए, कुल्हाड़ी, बड़ा छुरा, ठीक है, वो अलग अलग चीजें यहाँ पे पाई गई। ठीक है, और बेसिक तौर पे अगर हम देखा जाए तो मद्रास में हैंडेक्स का जो उधर के एरिया में पाया गया था, तो उसे मद्रासियन कल्चर कहा जाने लगा। ठीक है, इसी तरह से सोहन रिवर वैली की बात करते हैं, अगर आपने सुना हो सोहन रिवर वैली, जो वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब, पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब में जो पाकिस्तान में आता है एरिया, वहां पर है सोहन रिवर वैली। इस उधर का जो है वो सोहन कल्चर कहलाता है। वैसे ही मद्रासियन कल्चर ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग साइट्स होती हैं, अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जैसे कि हम जानते हैं कि सोहन, अभी मैंने बताया है, पंजाब में हम बात करें, पंजाब पाकिस्तान में सोहन रिवर वैले। ठीक है, कश्मीर की बात करें तो लिड्डर रिवर वैले, लिड्डर रिवर वैले वहां पे खोजी गई, मतलब वहां पे इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ज्यादातर साक्ष्य जो स्टोन एज के मिलते हैं वो बेलार वैले जो यूपी में, और नर्मदा वैली, इनके मध्य ज्यादा मिलते हैं, इस एरिया, इस रीजन के अंदर, है ना। अच्छा, दूसरी बात हम करें कि राजस्थान में चंबल रिवर वैले, गुजरात में साबरमती रिवर वैले, ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर वैले। नर्मदा में अभी बताया मैंने कि अलग अलग यहाँ पे गुफाएं भी मिलेंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर वैले, जहाँ मैंने बताया बेलन रिवर वैले और नर्मदा के बीच में रीजन में ज्यादा आपको स्टोन एज के प्रमाण मिलेंगे, विटनेसेस मिलेंगे। उड़ीसा में जाएंगे तो बुहार वलंग वैले, तमिलनाडु में कोटल्यार रिवर वैले, है ना। इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम मिडिल पैलेलिथिक पे आ जाते हैं। इसमें जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं, जो अभी मैंने बताया कि इस तरह से प्रमाण मिले कि वो घूमते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, ये हो गया मिडिल पैलेलिथिक साइड। ठीक है, इसके बाद अपर में जाते हैं तो पैलेलिथिक साइड में, अच्छा इसको हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टेट पीएससी में जब मेंस हम लिखते हैं तो उसमें इतना वास्ट रहता है सिलेबस, हिस्ट्री में बिल्कुल बेस से क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसलिए इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं इतना। वैसे अगर बात करें अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें उसके फैक्ट भी हम कवर करते चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, डिस्क्राइब करते हुए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। इसके बाद अपर पैलेलिथिक बोले या लेटर पैलेलिथिक साइट जो बोलते हैं, इसमें जोजान जो अफगानिस्तान में आती है, संघाव की गुफाएं, संघाव गुफाएं, वो भी इसके अंदर आएगी। ठीक है, इस तरह से हमारा पैलेलिथिक पीरियड खत्म होता है। अब मेसोलिथिक पे आते हैं, जो सेंटर में आप देख पा रहे हैं 9000 वर्ष पूर्व से 4000 वर्ष पूर्व तक। इसके अंदर हम लाइफस्टाइल पढ़ेंगे। लाइफस्टाइल में 2 पॉइंट्स हैं, टेमिंग ऑफ एनिमल ड्यूरिंग एंड डेथ। ठीक है, टेमिंग पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? टेमिंग।
टैमिंग यानी कि अधीन, यानी कि पालना, किसी चीज को पालना। तो यहाँ पे किसको पाल रहे हैं हम? मेसोलिथिक पीरियड में यहाँ पे पशुपालन आ गया। यहाँ पे पशुपालन हम डिफरेंसेस के साथ में पढ़े तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पशुपालन का कोई रोल नहीं था। यहाँ पे ना खेतीबाड़ी थी, ना कृषि थी, ना एग्रीकल्चर था। यहाँ पे पशुपालन आ गए हैं। ये सेकेंड वाला जो मेसोलिथिक पढ़ेंगे इसमें पशुपालन आ गया है। यहाँ पर डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर ये लोग आग आग का आविष्कार हो चुका था, अग्नि का आविष्कार हो चुका था, लेकिन जलाना नहीं जानते थे या खाना पकाना नहीं जानते थे। कपड़े का हमने पहनावा देखा, ये क्लोथ्स वाला जो पॉइंट पढ़ा था हमने, इसमें पहनावा पढ़ा कि पत्तों से अपने आप को ढकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेमिंग पढ़ेंगे कि पशुपालन को वो पालते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम जानवरों के प्रमाण मिले यहाँ पे। ठीक है, ये एक मिडिल, ये वाली जो एज है, ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक दोनों के बीच का, मतलब ना तो पैलियोलिथिक है ना पूरी तरह से नियोलिथिक है, बीच की एज आती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक नाम आता है जॉन इवंस। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, 2 आर्कियोलॉजिकल साइट खोजी थी, सक्कर और रोहरी। सक्कर और रोहरी सिंध में आती है, सिंध प्रांत में, वहां पे, इसलिए इनका एक मेन नाम निकल के बाहर आता है। ठीक है, इसके अंदर हम टेमिंग की जब बात करते हैं तो सब यहाँ पे भी शिकार तो होते थे। ठीक है, डोमेस्टिकेशन होता था, घरेलू जानवर जो होते थे वो उनको पालते थे, जैसे गोट हो गई, डॉग हो गए, घोड़ा हो गया, भैंस हो गई, ठीक है, कुत्ते हो गए। तो अब इसके सबसे ज्यादा प्रमाण कहाँ मिलते हैं, इसके सबसे ज्यादा विटनेसेस कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश। आदमगढ़ में कुत्ते के प्रमाण मिले, मतलब ये जानवरों के प्रमाण मिले कि जानवरों को पाला जाता था इस पीरियड में। ऐसा कहाँ पता चला? आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ब्यूरियल, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ब्यूरियल मतलब उनको कहाँ दफन किया जाता था। अब यहाँ पे लोग ब्यूरियल प्रोसेस को लेकर बड़े अवेयर थे, मतलब कि दफन करने को लेकर। ठीक है, अब इसमें बात करें कि वो क्या करते थे, दफन तो करते थे, दफन करने के साथ 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 में वहां पे क्या रखते थे, साथ में वो खाना रख देते थे और कुछ टूल्स रखते थे, टूल्स और वेपन्स, जो वेपन्स जो बनते गए, हैंड एक्सेस। ठीक है, इसमें जैसे कि हैंड एक्सेस, क्लीवर और ये सब बनते थे। अब यहाँ पे आए तो सेकेंड वाली एज में क्या हुआ, औजार यहाँ पे छोटे होते गए। ठीक है, तो जो छोटे औजार थे वो दफन करने के बाद इंसान को साथ में ये औजार और खाने का सामान भी उनके साथ रख देते थे उनकी मृत्यु होने के बाद। ठीक है, तो ये एक काफी यूनिक परंपरा उनकी हुआ करती थी। इसके बाद हम बात करें कि कुत्ते को डॉग को बहुत अच्छा कंपेनियन माना जाता था, सहयोगी माना जाता था। जब से अब आप देख सकते हैं कि कुत्ता इसलिए वफादार होता है कि मतलब होमोसेपियंस के काल से, मतलब जो स्टोन एज के टाइम से हमारा साथ दे रहा है कुत्ता। ठीक है, बहुत अच्छा कंपेनियन माना जाता था। मेसोलिथिक के इम्प्लीमेंट्स की बात करें तो हम अलग अलग जगह हैं जो मेजर हैं, जैसे अच्छा हाँ एक बात और कि ये अलग अलग शेपिंग देते थे, जैसे कि औजार ट्रायंगल्स, एरो हेड, ये अलग अलग साइज के मिलते थे। इसलिए इनको इसलिए बोलते हैं कि मेसोलिथ जो वर्ड आया निकल के, वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया। मेसोलिथ जो वर्ड आया ना, इसका मतलब ही वही होता है। इसमें माइक्रोलिथ इक्विपमेंट यूज करते थे। माइक्रोलिथ मतलब कि जो शेपिंग देना। ठीक है, माइक्रोलिथ। और इसमें हाँ चरवाई, मतलब जानवर आए हैं तो चरवाई का भी एक चरवाई जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, हर्डर्स का भी एक कंसेप्ट आया कि जानवर को चरवाया करते थे। ठीक है, अब इसमें अलग अलग राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर भी इनके प्रमाण पाए गए हैं कि ये ऐसा करते थे। हर चीज के विटनेसेस होते हैं तो वो चीज प्रूव होती है कि वहां पे ऐसा होता होगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में सराई नहर पे इसके बहुत माइक्रोलिथ मिले हैं, मेसोलिथिक एज के। ठीक है, वहां पे हॉर्न मेड मतलब सिंग से बने हुए कुछ औजार मिले, रहने की जगह मिली, ड्वेलिंग प्लेसेस मिली, ब्यूरियल्स मिले, दफन करने की जगह मिली। ठीक है, ऑर्नामेंट्स मिले, गहने मिले, औजार, आभूषण मिले, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है,
मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट इसलिए कि एमपीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। आदमगढ़ में स्टोन शेल्टर मिला, 25,000 माइक्रोलिथ मिले। कुत्ते पोएट्री मतलब जो वो होते हैं कुम्हार होते हैं, उनका जो कुम्हार जो सामान बनाते हैं मिट्टी से, वो सब चीजें यहाँ पे मिली। गोड्स, काऊ, बफेलो, इनकी सबकी प्रमाण भी मिले यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं नियोलिथिक पीरियड पे। नियोलिथिक जो कोने में आप देख पा रहे हैं, ये वाला पीरियड जो है नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। नियोलिथिक 7000 बीसी से 10,000 बीसी मतलब 7000 बीसी से 1000 बीसी तक का पीरियड जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर 3 लोगों का नाम आता है। डॉक्टर प्रिमरोज। डॉक्टर प्रिमरोज का नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने पॉलिश स्टोन न्यूज, मतलब जो पॉलिश का जो कंसेप्ट आया, मतलब पहले क्या, देखो आप सिनेरियो देख रहे हैं आप कि पहले औजार मतलब उनको पत्थर का यूज तो कर रहे थे, अब किस तरह से शेपिंग दे रहे हैं ये आगे चल के सेकेंड स्टेज पे पता चला हमको। शेपिंग दी, औजार छोटे होते गए, और यहाँ से यहाँ पे जब हम आए तो पॉलिश हो गए। मतलब चीजें कैसे मॉडिफाई होती जा रही है आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। और इंसान भी अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। कपड़े का पहनावा देख पा रहे हैं, इंसान मर जाता है तो मृत्यु के बाद क्या करते थे वो लोग, खाने का जीवन यापन के लिए क्या करते थे, ये भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नियोलिथिक हो गया। नियोलिथिक में हम देखते हैं कि अब यहाँ पर जिस तरह से पशुपालन आया था, पशुपालन यहाँ पे एक कंसेप्ट आया एग्रीकल्चर का, खेतीबाड़ी का। वीट की खेती करते थे, बार्ले की करते थे, पेडी की करते थे, मिलेट्स की करते थे, गेहूं की करते थे, जौ की करते थे, ठीक है। इस तरह से खेतीबाड़ी पे बहुत डिपेंडेंट थे। अब हम पढ़ रहे हैं पहला, डॉक्टर प्रिमरोज। इन्होंने पॉलिश का कंसेप्ट जो दिया था, स्टोन को पॉलिश किया था, तो इसलिए इनका नाम ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड नाम है ली मैसूरियर। ली मैसूरियर जो सेकंड नंबर का नाम है, आप इधर देख पा रहे हैं, ये वाला ली मैसूरियर लिखा हुआ है। ली मैसूरियर ने एक टोंस रिवर वैले के आसपास इस एज के प्रमाण ढूंढे थे। थर्ड नंबर पर नाम लिखा हुआ है वी गॉर्डन चिल्डे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैन मैक्स हिमसेल्फ नामक बुक में इन्होंने उल्लेख किया था इस नियोलिथिक एज का, ठीक है। इस रिवॉल्यूशन को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसमें इस रिवॉल्यूशन को इस एरा में क्या क्या हुआ था उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है, मैन मैक्स हिमसेल्फ, ठीक है। नियोलिथिक ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो अब इनके पॉइंट्स को हम देखना है, लाइफ स्टाइल के पॉइंट्स को अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे क्या था। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी डिस्कवरी अपने आप में एग्रीकल्चर ही थी। यहाँ तो पशुपालन तो हो गया था मेसोलिथिक में, लेकिन एग्रीकल्चर ही यहाँ पे जाके हुआ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम इसके प्रमाण, एग्रीकल्चर के जो प्रमाण है, क्रॉप कल्टीवेशन के जो प्रमाण है, ठीक है, कृषि के, वो हमें मेहरगढ़ में मिलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मेहरगढ़ आता है वहां पर हम सबसे ज्यादा इसके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। आदमगढ़ अलग है, मेहरगढ़ अलग है। आदमगढ़ में हमें प्रमाण मिले थे काय के, याद कीजिए। आदमगढ़ में हमें जो प्रमाण मिले थे वो हमें मिले थे जो कुत्ते और इनके प्रमाण जो रहते हैं, डोमेस्टिकेशन के प्रमाण, वो हमें आदमगढ़ में मिले थे, ठीक है। और ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण भी हमें प्रतापगिरी सराय जो हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में, वहां पे ह्यूमन स्कल के प्रमाण मिले थे, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर में और आगे बढ़ते हैं मगर, तो वीट और बार्ले, गेहूं और जौ का जो कृषि है वो मेहरगढ़ में हुई, ये अपन ने पढ़ा, ठीक। सबसे पुरानी कल्टीवेशन पेडी कल्टीवेशन रही यहाँ पर कोल्डीवाड़ा, जो इलाहाबाद जिले में आती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री पे चलते हैं, तीसरे नंबर का सेकंड पॉइंट जो है इसमें। एनिमल हस्बेंड्री में यहाँ पर जो आमतौर पर वहां पे उनका ऑक्यूपेशन जो था वो हंटिंग ही था, मतलब जो व्यवसाय था जो वो मछली पकड़ना, इसके बाद जानवरों का शिकार करना, ये उनका व्यवसाय हुआ करता था इस पीरियड में, ठीक है। अब यहाँ पर इस पीरियड में, इस नियोलिथिक पीरियड में वो लोग बंजारे से हटके एक जगह स्टेबल होने लगे। मतलब
अब एक एक, एक जगह ढूंढ के सेटल होने लगे एक प्लेस पे। यहाँ पे बंजारे नहीं रहे, यहाँ पे बंजारे थे, इस वाली एज में बंजारे थे, यहाँ भी बंजारे थे, यहाँ भी बंजारे थे। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे एक जगह ठहराव आया, रुक रुक के रहने लगे एक जगह पे। ठीक है, अब हाउसेस की बात करें, ठीक है, हाउसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ठहरने लग गए, तो यहाँ पे हट्स बने, बम्बूज के जो हट्स बनाते थे, वो झोपड़ी बनाते थे। अच्छा, पिट्स बनाते थे, पिट ड्वेलिंग का कंसेप्ट है। पिट ड्वेलिंग मतलब कि वो एक गड्ढा करते थे, गड्ढे में रहते थे यहाँ पे, यहाँ के लोग न्योलिथिक एज में। ठीक है, सर्कुलर या अंडाकार एक वृत्त आकार और या एक अंडाकार शेप का एक गड्ढा होता था, उसमें वो रहते थे, निवास करते थे। इसके जो प्रमाण है इस नियोलिथिक, इसमें जो एग्रीकल्चर के प्रमाण अपन ने मेहरगढ़ पढ़ी लिया, बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है पाकिस्तान में। ठीक है, और जो चावल के उत्पाद जो हार्वेस्टिंग होती थी उसके कोल्डीहारा इलाहाबाद यूपी में उसके प्रमाण मिले। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कब्रिस्तान भी पाए गए। कब्रिस्तान जो ग्रेवियाइट्स होते हैं, ग्रेवियाइट्स पाए गए बुरझोम, जम्मू कश्मीर, बुरझोम जो है JNK में। ठीक है, वहां पे भी पाए गए हैं इसके प्रमाण। और हाँ, यहाँ पर पोएट्री जो वो होते हैं, कुम्हार होते हैं, उसके जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्यूरियल प्रोसेस, ब्यूरिंग की जो बात है, लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट है ब्यूरिंग, इसके ऊपर पोएट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लास्ट पॉइंट पे पढ़ रहे हैं ब्यूरियल प्रोसेस। नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में अलग अलग ब्यूरिंग होती थी। तो कंप्लीटली और पार्शियल ब्यूरिंग होती थी। कंप्लीटली ब्यूरिंग के अंदर क्या होता था, कंप्लीटली दफन जो करते थे, पूरी तरह से दफन करते थे, उसमें क्या होता था कि सबसे पहले जो इंसान का जो मानव शरीर जो हुआ था दफन करते टाइम, उनको डायरेक्टली गड्ढे में दफना दिया जाता था। ठीक है, ये सिंपली कंप्लीटली ब्यूरिंग में आ जाएगा पूरी तरह से। और पार्शियल ब्यूरिंग में क्या करता था, उनकी कुछ चुनिंदा हड्डियों को ही उसमें दफनाया जाता था। ये दो तरह की ब्यूरिंग होती थी यहाँ पे। साउथ इंडिया में क्या होता था, साउथ इंडिया में भी इस तरह का चलता था, लेकिन साउथ इंडिया में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे भी दो तरह, वैसी ही दो कंप्लीट और पार्शियल ब्यूरिंग होती थी। यहाँ पर क्या होता था कि मिट्टी के जो वो रहते थे उसमें कब्र बनाई जाती थी। मिट्टी की वो होती थी, जो मेन और फीमेल की, जो बूढ़े आदमी और फीमेल जो होती, औरतें जो होती थी, उनकी ग्रेव्स जो कब्र हैं वो इस तरह से बनाई जाती थी। ठीक है, उनको शव में रखा जाता था, मिट्टी के उसमें रखा जाता था, गड्ढे के अंदर मिट्टी का वो बनाया जाता था सांचा, और उसके अंदर रखा जाता था। ठीक है, इस तरह से हम इनके कल्टीवेशन को पढ़ते हैं कि कल्टीवेशन को मतलब सराईखोला, इंडस वैली, यहाँ पे इनके प्रमाण मिले। बलूचिस्तान में मिले इनके मेहरगढ़, जो बोला भी मैंने बताया आपको कि वहाँ पे कृषि के प्रमाण मिले। ठीक है, मध्य प्रदेश में वही सोन रिवर वैले में मिले इनके प्रमाण। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये तीनों हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ये 1 2 3। अब हम चौथा, जो ये एक और पीरियड निकल के आता है। अब ये जहाँ तक हम यहाँ पे हमने बात करी, जो नियोलिथिक जो पीरियड था, ये एक इसको कहते तो मेटललेस कल्चर है, लेकिन यहाँ से उत्पत्ति हो गई थी कॉपर की। ठीक है, कॉपर यहाँ से आना चालू हो गया था, तो इसलिए इसके बाद का जो जस्ट बाद का युग जो कहलाएगा बिफोर हड़प्पन, हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, इसके पहले जस्ट पहले चालको एज आई थी, जिसमें जहाँ से लगभग मेटल, जहाँ से लगभग धातु का जो धातु बनने की शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई। ठीक है, सबसे पहले चालको एज की हम अगर बात करें तो चालको का मतलब ये होता है कॉपर, और लिथिक तो स्टोन है ही सही। इसमें आगे चल के कॉपर में अदर दूसरी धातुएं मिक्स करी, जिंक, लीड, और एक अलग एलॉय बनाया, ब्रॉन्ज। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर आगे चल के आएगा। ये ऐसे ही एक मॉडिफाई होते होते आगे चल के बनेगा, लेकिन ये कॉपर से स्टार्ट हुआ ये एरा। ठीक है, और इसमें भी 3 क्लासिफिकेशन है, प्री हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन।
ठीक है। प्री हड़प्पन जो है 3500 वर्ष पूर्व से 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हड़प्पन। हड़प्पन में आएगा 2500 वर्ष पूर्व से 1750 वर्ष पूर्व, और पोस्ट हड़प्पन आएगा 2000 से 1000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्टोन एज, लिथिक एज, पाषाण युग पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।